क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। और हमने क्लास 9 पे देखा रियल नंबर्स के बारे में और हमने इरेशनल नंबर्स के बारे में भी बात की। इसी रियल नंबर को हम आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे, और दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम ये देखेंगे अलग अलग सेक्शन में, जिसे हम कहेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और दूसरा होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो पहली बात हो रही है, जिसका नाम ही बता रहा है कि डिवीजन एल्गोरिथम है, इंटीजर जो नंबर्स होते हैं उनकी डिविजिबिलिटी के बारे में बात होगी। यहां पर आप ये कहें कि कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है ए, वो आप डिवाइड कर रहे हैं या वो डिवाइड होता है बी से, उसका कोई रिमाइंडर निकल रहा है आर, जो बी से छोटा है, जो बी से छोटा है, छोटा होगा। ये तो होता ही है, कोई लॉन्ग अगर आप डिवीजन प्रोसेस करें तो उसमें ये इससे कम निकलेगा, लेकिन बोलना बड़ा आसान है इसको। अब इसको हम समझेंगे, इस डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी को हम, इस इंटीजर की डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी को हम कहां कहां लगाएंगे, और इस डिस्कशन में हम एचसीएफ निकालेंगे और दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेके विल ट्राई टू फाइंड आउट द एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हम अर्थमेटिक की बात करें, जो हमने पहले बात की थी, अगर 9th का हमारा डिस्कशन आपने सुना है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करें दो इंटीजर्स को, पॉजिटिव इंटीजर्स को, तो हम ये देखते हैं कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर जो होता है उसको हम दो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में दिखा सकते हैं। यही फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक का। ये जो चीज है, अगेन मैं आपको कहूंगा कि इसका मैथमेटिक्स में बहुत गहरी जड़ें हैं। जो फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक का, ये जो मैंने अभी आपको बताया, इसको हम मेनली दो एप्लीकेशंस के लिए लेते हैं या लेंगे। हम इसको यूज करेंगे, इंप्लॉय करेंगे, ताकि हम प्रूव कर सके जो इरेशनैलिटी थी, जो हमने क्लास 11 में देखा था, √2, √5, √3, √5, इसको हमने कहा था कि ये इरेशनल है। इसके अलावा इस थ्योरम को हम और कहां अप्लाई करने वाले हैं, when exactly the decimal expansion of a rational number, कब ये टर्मिनेट, जैसे p by q किया तो इसमें जो वैल्यू आने वाली है ये टर्मिनेटिंग है, कब ये नॉन टर्मिनेटिंग होगी ये भी हम देखेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, इस खास तौर पे इस डिनोमिनेटर का, p by q फॉर्म में, इसका हम डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन देखेंगे। जो फैक्टराइजेशन है इसका, वो आपको क्लियरली बता देगा कि अगर p by q किया तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये होगा या ये होगा। हम शुरुआत करते हैं यूक्लिड के डिवीजन लेमा से। एक जरा पजल सुनिए, एक पुरानी पजल है। एक ट्रेडर है जो जा रहा है, उसके पास अंडे बेच रहा है। कोई एक खाली आदमी बैठा हुआ है, उसको कोई ज्यादा काम नहीं है। वो ऐसा करता है कि चलो मैं इसको थोड़ा हैरान करता हूं। इनके बीच में जब ये हैरान करने लगा, ये सीरियस बेचारा अपना घर रोटी चला रहा है अंडे बेच के, इनके बीच में कुछ कहा सुनी, अंडे खींचे, थोड़ा सा हाथापाई हुई तो अंडे जो है वो फ्लोर पे आके गिर गए, यानी कि अंडे टूट गए। अब ट्रेडर साहब ये गए पंचायत के पास, उन्होंने कहा ये जो है इन्होंने मेरे साथ कुछ बदजुबानी की, इनको मेरे पैसे देने पड़ेंगे, या आप मुझे पैसे दिलवाइए। पंचायत से बोला। पंचायत ने उल्टा इनसे सवाल किया कि ये बताएं आपके कितने अंडे टूटे। तो उन्होंने क्या कहा, सुनिएगा ये साहब क्या कहते हैं। अगर मैं पेयर में काउंट करूं, मतलब दो के पेयर में काउंट करूं, तो केवल एक बचेगा। अगर मैं 3 में काउंट करूं तो 3 बचेंगे। अगर मैं 4 के पेयर में काउंट करूं, पेयर तो वैसे 2 होता है, मैं पेयर बोल रहा हूं, 4 के मतलब पैक में काउंट करूं तो 3 बचेंगे, यहां 2 बचेंगे। अगर मैं 5 में करूं तो मेरे पास 4 बचेंगे।
अगर मैं 6-6 में करूं, ध्यान से सुनिएगा भाई, अच्छी स्टोरी है क्योंकि ये बहुत गहराई में ले जाएगी हमें इस डिस्कशन के। तो अगर मैं 6-6 में काउंट करूं तो 5 बचेंगे। अगर मैं 7-7 में काउंट करूं, इसमें एक और बढ़ा देता हूं, तो कुछ भी नहीं बचेगा, 0। मेरे बास्केट में 150 से अधिक अंडे थे। तो इस डिस्कशन से अब पंचायत सवाल उठाई, अरे ये तो इसने बड़ा ऐसी चीज बोल दी, कैसे सॉल्व, एक पजल की तरह उन्होंने रख दिया। देखिए मेरे ऐसा ऐसा सिचुएशन है, स्मार्ट थे आपके ट्रेडर साहब, तो इसको कैसे किया जाए। मान लीजिए कि अंडे थे ए, हम इसको जरा बैकवर्ड चलेंगे। इन्होंने कहा कि 150, इन्होंने कहा, मैंने यह शायद बोला कि अकोमोडेट मोर देन, नो मोर देन, मतलब यहां मैं अपनी बात को चेंज करता हूं। उन्होंने कहा 150 या 150 से कम हो सकते, ज्यादा नहीं, इसको मैं चेंज कर रहा हूं अपने वाक्य को, 150 या 150 से कम हो सकते हैं। तो यहां बात हुई 150 से कम की, ठीक। तो ए मान लीजिए एग थे, ए 150, मतलब ए हमेशा 150 से कम होगा या बराबर होगा। अगर 7, आखिरी वाला जो 7 था उसमें 7 में करेंगे तो कोई चीज रिमेन नहीं करेगी। यानी मैं अगर इस किसी भी पी, कोई भी पी नंबर मैं नेचुरल नंबर ले लूं, उसको 7 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, मेरे पास कुछ भी नहीं होगा, प्लस 0 कर देता हूं और ये मेरे पूरे एग हो जाएंगे। अगर मैं 6 में करूं, इस क्यू को मैं 6 से डिवाइड, अगर मैं कोई और नंबर लेता हूं क्यू और उसको 6 से डिवाइड करूं, 6 जगह पैक बनाऊं, तो मेरे पास 5 बचेंगे एक्स्ट्रा। इन सबको जोड़ दूं तो मेरे पास पूरे अंडे आ जाएंगे। ऐसे ही मैं क्या करता हूं कि मैं बोलूं कि 5 का पैक बनाया, 4 बचते हैं, इन दोनों को जोड़ दूं तो पूरे अंडे बन जाएंगे। ऐसे ही 4 का पैक बनाओ तो 3 बचते हैं, इन दोनों को जोड़ दूं तो ये बन जाएगा। 3 का पैक बनाओ तो जो 2 बचते हैं, ये हो जाएगा। 2 का पैक बनाओ तो 1 बचता है, ये हो जाएगा। इन सारे केसेस में ए, जो आप ये देख रहे हैं, जो अंडे उनके पास है, और एक पॉजिटिव नंबर हम जो बी की बात कर रहे हैं, बी यहां पर हम ले रहे हैं, मान लीजिए 7, ये इसको हम बोल रहे हैं, ये 7, 6, 5, 4, 3, 2 का हम यहां पर बी बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो ए है और पॉजिटिव इंटीजर बी है, जो हमने ये 7, 6 लिया, ये डिवाइड करता है ए को, मतलब 150 को ये बी डिवाइड करता है। यानी कि जैसे पहले केस में हम इसको 7 ले लेंगे, 7 को डिवाइड, 7 इस पर 150 को डिवाइड करता है, लेकिन रिमाइंडर देता है 0, यानी 7 150 को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है। यानी 150 नहीं है, हमें नहीं पता कितने हैं, 150 या इससे कम, अभी हमें पता एग्जैक्टली नहीं है कितने हैं। अगर मैं इसको इसी 150 या लेस, यानी कि ए बोल रहा हूं इसको, मैं इसको दूसरे नंबर जो हमने बी को कहा है, मैं 6 से डिवाइड करूं, तो ये जो ए है, अगर मैं इसको बी से डिवाइड करूं, इस केस में 6 के, तो 5 बचता है रिमाइंडर। हर बार कुछ ऐसे बचता है, तो पहली बार 0, दूसरी बार 8, 5, रिमाइंडर 4, ये हम यहां देख रहे हैं, 0, 5, 4, 3, 2, 1, ये बच रहा है। आप ये देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे इस बी से, ये सारे के सारे आर इस बी से छोटे हैं, कम, यही हम इसमें बताना चाह रहे थे। अब इस इक्वेशन को हम जैसे लिखेंगे, हमारे पास आ जाएगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। जो हम पढ़ना चाह रहे थे वह हम यूक्लिड डिवीजन लेमा में ले आए, जो हम अभी देखेंगे। अब हम जो ट्रेडर साहब ने कहा था उस पजल पे दोबारा जाते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, आप 7 के मल्टीपल पे देखिए, आप क्या करेंगे, 150 से शुरू करिए, थोड़ा नीचे जाते रहिए, ऐसा नंबर ढूंढिए 150 से नीचे आते आते 149, 148, ऐसा नंबर ढूंढिए जो 7 से डिवाइड हो जाए। आप क्लियरली इस डिस्कशन पे आके जैसे नीचे नीचे आएंगे, आप देखेंगे कि ये 119 एड थे, क्योंकि ये 119 को मैं 7 से डिवाइड करूं तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है ना। 7 1 7, 7 7 आपका जो 4 से बचता है, इसमें 7 7 49 है ना। अब अगर हम चाहते हैं इसको और जानना, तो हम कुछ इस तरीके से लेते हैं 17 6। कैसे, अगर 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, हमने क्या कहा कि हम इसका सोल्यूशन ले पाए। हम बोल रहे हैं कि जब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 रिमाइंडर होगा, 6 को 2 से, एक 6 क्यू प्लस 5 को ले रहे हैं हम,
जब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 लेंगे तो कितना आएगा इसमें, जरा देखिए 17 आ रहा है। 12 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 ऐड करेंगे, बिल्कुल वही चीज, जब 0 रिमाइंडर हो रहा है तो 5 आ रहा है यहाँ पे। ये रिलेशन बिल्कुल ठीक है, क्यों? क्योंकि 12 5 से बड़ा है, हम कह रहे हैं कि रिमाइंडर छोटा होगा इससे, या रिमाइंडर छोटा होगा इससे। तो अगर हम इसको 5 को 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें और 0 ऐड करें, हम कुछ नहीं करें, ये नई चीज नहीं है, ये केवल मैं इसी को कर रहा हूं, यही चीज हम डिस्कशन कर रहे हैं। अब अगर हम इसको और ज्यादा और डीप में देखें तो हम देखेंगे कि हमने जो एग है ए, बी हमने लिया था जितने, उसने बताया था कि मैंने 7 का पैक लिया, 6 का पैक लिया। उन्होंने कहा कि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं क्यू से और रिमाइंडर आर बचता है, जब मैं इसको करता हूं तो आर आता है। आर ये क्या था, क्यू, बी ए था, ये क्यू है या आर है, ये ऐसे जो भी क्यू आर एस हो रहा है उसको यहां पर हमने क्यू लिख दिया। ठीक, इसमें जो आर है रिमाइंडर हमेशा बी से कम होगा, इस नंबर से कम। ये ध्यान रखिए, क्यू और आर 0 भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, ये भी 0 हो सकते हैं। अब क्यू और आर को क्यों ना निकाला जाए, ए और बी अगर हमारे पास 10 और 3 है, 4 और 19 है और 81 3 है, हम देख रहे हैं कि हर बार ये क्यू और आर जब हम निकालेंगे तो हमारे पास ये यूनिक आएगा। हम देख रहे हैं कि 119 हमने देखा, 17 हमारा उत्तर आ रहा था जब हम इसको डिवाइड कर रहे थे 7 से, 14 17 49। हाँ, तो इस डिस्कशन से हमने देखा कि हम जो उन्होंने कहा था ट्रेडर साहब ने, एक हमारे पास ये डिस्कशन बन गया। अब इसको और देखिए, ये केवल एक रीड स्टेटमेंट है, किस चीज का, हमारे पास क्यू और आर क्या बन गए, ये होगा क्वेश्चन, ये हो गया रिमाइंडर, क्वेश्चन रिमाइंडर। तो इसका फॉर्मल स्टेटमेंट अगर हम कहना चाहें तो अब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को लेंगे और हम कहेंगे कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स है ए और बी और उनके साथ यूनिक इंटीजर्स हमारे पास क्यू और आर है जो इस तरीके से सेटिस्फाई कर रहे हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर आर हमेशा जो रिमाइंडर होगा वो उस नंबर से हमेशा छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, इससे छोटा होगा, राइट। अब जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है वो इसी लेमा पे बेस्ड है। अब आप जरूर ये सवाल करेंगे कि ये एल्गोरिथम क्या होता है, लेमा क्या होता है। पहले समझ ले, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मोहम्मद इम साहब ने इनको इस चीज को जो निष्कर्ष निकाला वो ये है कि एल्गोरिथम वेल डिफाइंड स्टेप्स है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के वेल डिफाइंड स्टेप्स है। जो वर्ड एल्गोरिथम आया कहां से आया, 9वीं शताब्दी में एक मैथमेटिशियन, पर्शियन मैथमेटिशियन साहब हुए अल ख्वारिज़मी, बल्कि मैं बताऊं ये जो अलजेब्रा आया है वो भी इनके नाम से आया है और एल्गोरिथम भी इन्हीं के नाम से आया है। इन्होंने एक बड़ी बेहतरीन किताब लिखी, हिसाब अल जब्र वल मुकाबला। इस किताब से एल्गोरिथम, अलजेब्रा, ये सारे शब्द आए। अब आप पूछेंगे लेमा क्या है, तो लेमा क्या होता है। लेमा एक कोई ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, एक स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए। यानी कि अगर मैं कहूं कि मैं इन्फोसिस में इंजीनियर हूं तो एक लाइन ये होगी, इन्फोसिस में इंजीनियर, एक मैंने बीटेक किया हुआ है, इंजीनियरिंग की हुई, दोनों चीज एक को लेकर मैं दूसरे को प्रूव करने की कोशिश कर सकता हूं। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक ये तकनीक है जिससे हम एचसीएफ निकालेंगे दो पॉजिटिव इंटीजर का। आपको याद होगा कि एचसीएफ क्या होता है, दो पॉजिटिव इंटीजर आपके पास ए और बी है, तो अगर आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर इस तरीके से है तो एक लार्जेस्ट, एक सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर डी जो ए को भी डिवाइड करता है बी को भी डिवाइड करता है, उसे हम कहेंगे ये डी एचसीएफ होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, हम मानते हैं कि 455 और 42, 455 और 42 को हम निकालना चाहते हैं एचसीएफ। अब हमें एक लार्जर या लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऐसा चाहिए जो किसी तरीके से कुछ बनाए, तो इनमें तो दोनों सबसे बड़ा ऐसा है 455 को डिवाइड कर देता है,
तो क्यों ना हम यूक्लिड लेमा यूज करें। 455 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस 42 के फॉर्म में लिखेंगे। 42 इंटू 10 प्लस 35, ये थोड़ा ऑब्जर्वेशन से आएगा, थोड़ा आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा हम कैसे लिखते हैं। अब इस डिवाइजर को लीजिए, ये है, और ये आपका रिमाइंडर। अभी हमने ये सीख लिया, ये डिवाइजर होता है, रिमाइंडर। अब हम इसमें डिवीजन लेमा लगाते हैं। 42 के लिए क्या करेंगे, 42 कैसे लिखेंगे, 35 इंटू 1 प्लस 7। इस 35 को हम डिवाइजर बोलेंगे, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। अब इस 35, इसके लिए हमने 42 किया, इस 42 को लिया, ये लिख दिया। अब इस 35 को लिखा, हमने क्या लिखा, 7 इंटू 5 प्लस 0। अब यहां पर हमारा रिमाइंडर बन गया 0। इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते, तो इसके आते ही हम ये कह सकते हैं कि 455 और 42 का डिवाइजर है 7, क्योंकि हम कह रहे हैं डिवाइजर है, ये रिमाइंडर है, तो 7 इसका हो गया। अब यहां हम क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं या फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप 7 को डिवाइड करें 455 से, 455 को 7 से डिवाइड करें, 42 को 7 से डिवाइड करें, यही बड़ा नंबर है, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं होगा जो दोनों को एक साथ डिवाइड करे, राइट। कितना आसानी से चीज हो गई हमारी। अब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को जरा क्लियरली, जो भी हमने सीखा उसको क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपको एचसीएफ निकालना है दो पॉजिटिव इंटीजर्स का, सी और डी, मान लीजिए सी डी से छोटा है, तो आप कैसे उसकी शुरुआत करेंगे, आप यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे सी और डी के लिए। हम पहले कोशिश करेंगे कोई एक होल नंबर ऐसा निकालें Q और R, ताकि C बराबर हो D इंटू Q प्लस R। C और D ये हो गए आपके, C और D। Q और R हम इस तरीके से निकालेंगे कि ये इस तरीके से था, जिसमें R D से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। यदि मान लीजिए R 0 है, R 0 है तो D आपका HCF मिल जाएगा पहली केस में। अगर R 0 नहीं है तो हम दोबारा ये डिवीजन लेमा लगाएंगे D और R के लिए। ये हम तब तक करेंगे जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता है। जिस समय 0 होगा उस समय जो डिवाइजर होगा वो ही आपका HCF हो जाएगा। ये किसलिए काम करता है, क्योंकि जो HCF है C और D का, वही HCF D R का है। जहां पर HCF CD ये बता रहा है कि C और D का HCF, जो भी CD इसका HCF होगा वो कोई भी आप मान सकते हैं। ये एक हमने सिंबल की तरफ से दिखाया है। अब थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, हमने जो सीखा उसका एग्जांपल लेते हैं। हमको यूक्लिड एल्गोरिथम लगाना है, हम एचसीएफ निकालना चाहते हैं इस और इस नंबर का, क्योंकि ये नंबर इससे बड़ा है। तो हम कैसे करेंगे, मैंने जैसे आपको बताया था, बड़ा नंबर यहां लिखेंगे, छोटा नंबर यहां लिखेंगे, कुछ मल्टीप्लीकेशन की कोशिश करेंगे, और जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जो बचेगा वो यहां लिख देंगे, ताकि ये दोनों जुड़ जाए। तो इस तरीके से आपको बनाना है। ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन से और प्रैक्टिस से आएगा। हम देख पा रहे हैं कि रिमाइंडर 0 नहीं है, तो हमको इसको दोबारा करना पड़ेगा। तो आप इसको यहां लिखिए, इसको भी इसी फॉर्म में कर दीजिए। क्या किया हमने, 420 इंटू 9, अब रिमाइंडर बचता है 272। अब 420 को लेंगे, फिर इसको इसी तरीके से लिखेंगे कि हमारे पास कुछ रिमाइंडर बचे 148, फिर इस 272 को लेंगे, फिर देखिए इस तरीके से बनेगा 148 इंटू 1 प्लस 124। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 148 को देखते हैं, 124 इंटू 1 प्लस 24। अब हम 124 को लेंगे, 25 इंटू 4 प्लस 4 होता है 124। अब हम 24 को लेंगे, 6 4 24। यही बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। ये जो 4 आया है यही इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, यहां चाहे आप 124 लें, 124 लें, 148 124 लें, या इसके पिछले दो कॉम्बिनेशन ले लें, सबका HCF आपका 4 ही आएगा। केवल ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम HCF के लिए ही नहीं, बहुत बड़े बड़े नंबरों का इसी के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ये बहुत पहले जो कंप्यूटर प्रोग्राम किए जाते थे उसके लिए भी बहुत उपयोगी था। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम ये बहुत आपस में लिंक्ड है, जो डिवीजन के लिए यूज होते हैं। जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है ये स्टेट हुआ है केवल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, लेकिन ये सारे ही इंटीजर के लिए लगाया जा सकता है, बस 0 को छोड़, यानी B 0 नहीं होना चाहिए। अभी ये डिस्कशन का हमारा एस्पेक्ट नहीं है।
जो यूक्लिडियन आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम है, इसके अलावा भी बहुत सारे आपके अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। जैसे एक और देखते हैं, आपको बताना है कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर इस फॉर्म का है और हर एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म का है। यहां पर क्यों इंटीजर है? अब मान लीजिए आप ए कोई पॉजिटिव इंटीजर दे रहे हैं, बी यहां पर 2 इस फॉर्म में है ना। तो यूक्लिड एल्गोरिथम से क्या होगा, आप सीधा लिखेंगे a इज इक्वल टू q प्लस आर। हम q और r निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ q जो 0 से बड़ा हो, r 0 हो या r 1 हो, क्योंकि r यहां पर 0 और 2 के बीच में है। तो a क्या होगा, या तो 2q होगा, r को आप एक बार 0 रखिए, एक बार 1 रखिए, या 2q होगा या 2q प्लस 1 होगा। तो अगर a 2q के फॉर्म में है तो इवन इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इवन या ऑड फॉर्म में लिख सकते हैं, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा। ये इसका डिस्कशन। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल यहां पर देखें, किस तरीके से हम इसको और लेमा को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमको शो करना है कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 फॉर्म में आप लिख सकते हैं जब q आपका इंटीजर हो। अगेन हम वही काम करेंगे, एक a लेते हैं जो हम बोल रहे हैं कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, हम इसमें डिवीजन एल्गोरिथम लगाते हैं जहां पर a और b को हम 4 ले लेते हैं। हमने पिछले बार 2 लिया था, इस बार हम 4 ले रहे हैं क्योंकि यहाँ 4 दिख रहा है। r हम ले रहे हैं 0 और 4 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं b के r b के से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा। कौन कौन से रिमाइंडर हो सकते हैं? अगर ये 0 और 4 के बीच में जाए तो 0, 1, 2 और 3। 0 4 के बीच में रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं? तो a क्या क्या हो सकता है? 4q, एक बार 4q प्लस 1 कर दिए, ये 4q प्लस 0 है बेसिकली, एक बार 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3। q का हम क्वेश्चन मार्क रहे हैं क्योंकि a ऑड है, a क्योंकि यहां पर इन्होंने बोला है ऑड है, तो a 4q नहीं हो सकता, a 4q प्लस 2 भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों के दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे। अब 4q रख लीजिए, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 4q प्लस 2 रख लीजिए, 2 बाहर आ जाएगा, 2q प्लस 1, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये दोनों तो हो नहीं सकते, तो कौन से होंगे? 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, हेंस प्रूव्ड। एक स्वीट सेलर है, मिठाई जो बेचते हैं, 420 काजू बर्फी है उनके पास, 130 बादाम बर्फी है। जो ये स्वीट सेलर है वो चाहती हैं कि इसको स्टैक करें इस तरीके से कि हर एक स्टैक, मतलब इस तरीके से वो रखना चाहते हैं ये कि उनमें सिमिलर नंबर ट्रे में कम से कम जगह उनको लगे। कितनी मैक्सिमम बर्फी रखी जा सकती है हर एक स्टैक में, प्लेट मान लीजिए स्टैक, इस काम के लिए। इसको आप ट्रायल एरर से कर सकते हैं, लेकिन अगर सिस्टमेटिकली करना चाहें तो आप 420 और 130 का एचसीएफ निकालना चाहिए। ओके, क्योंकि ये आपको मैक्सिमम नंबर बताएगा बर्फी क्या। बर्फी आपको ज्यादा दिख रही है इसमें, है ना, तो ज्यादा का ही करेंगे जिसमें कम से कम जगह लगे आपको। तो इसीलिए हम यूक्लिड एल्गोरिथम लगाएंगे इसमें। 420 को हम लिखेंगे किस फॉर्म में? 130 के फॉर्म में। 130 इंटू समथिंग 3, अब बचता है 30, और 130 को लेंगे, 130 को 30 इंटू 4 प्लस 10, 30 को लेंगे 10 इंटू 3 प्लस 0, 10 आपका आ गया एचसीएफ। तो ये सब करने की, इस क्वेश्चन को करने का यूक्लिड ने हमको इतना आसान तरीका बताया कि इससे क्लियर निकल के आ गया। इस जो मैडम है वो 10 एक स्टैक में रखेंगे ताकि उनको आगे कोई दिक्कत ना हो, चीजें आराम से रखी जाएं और कम जगह ले। में हमने यूक्लिड लेमा देखा, डिवीजन लेमा। अब हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो हमने जो पहले क्लासेस थी आप उसमें देख चुके हैं कि कोई भी नेचुरल नंबर, उसको हम 2 प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। जैसे 2 को आप 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 को आप 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 253 को हम 11 इंटू 23 लिख सकते हैं। तो 2 आपके 2, ये 1, 2 प्राइम फैक्टर्स हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि उन नेचुरल नंबर को देखें किसी और डायरेक्शन से। इसका मतलब ये हुआ, क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर हम निकाल सकते हैं? दैट इज, कैन एनी नेचुरल नंबर बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग प्राइम नंबर्स? क्या ऐसा हो सकता है? हम यहां देख रहे हैं
कि हाँ ये हो रहा है, बट कोई कलेक्शन आप लीजिए प्राइम नंबर का, जैसे 2, 3, 7, 11, 23, इसमें से अगर आप कुछ को मल्टीप्लाई करेंगे या सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आप चाहते हैं तो रिपीट भी कर सकते हैं जितने बार भी आप चाहें, तो आपके पास अलग अलग कॉम्बिनेशन आ जाएगा। वैसे तो इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन आ जाएगा। कुछ आप देख लीजिए, इन सब में से कुछ कॉम्बिनेशन देख लीजिए। 7 को 11 से मल्टीप्लाई किया और फिर इसको 23 से मल्टीप्लाई करिए। यहां पर देखिए क्या आया। ऐसी 3, 7 और 11 और 23 को किया तो ये आया। ऐसी आप जरा क्यूब या स्क्वायर कर सकते हैं, जैसे ये 2 क्यूब कर दिया, तो कितने बार भी आप रिपीट करेंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स चीजें हो जाएंगी, जैसे ये आप देख पा रहे हैं अलग अलग ना। तो यहां तक की बात तो ठीक है। अब हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा जो कलेक्शन है प्राइम नंबर्स का, उसमें जितने भी पॉसिबल प्राइम्स हैं वो सारे के सारे आए। तो अब इसका जो कलेक्शन होगा, जो अभी आपने देखा, क्या ये इनफाइनाइट होगा या फाइनाइट होगा? तो अभी हमने देख लिया कि अगर हम 2 से करें, 2 स्क्वायर से करें, 2 क्यूब से करें, 2 टू द पावर 4 से करें, तो इनफाइनाइट चला जाएगा। यानी कि आप जितने भी पॉसिबल वेज हैं उसको लेके इन प्राइम्स या प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आपको इनफाइनाइट कलेक्शन मिलेगा और पॉसिबल प्रोडक्ट मिलेंगे। सवाल यह है जो हम अभी डिस्कस करना जा रहे हैं, क्या हम सारे कॉम्पोजिट नंबर इस तरीके से निकाल सकते हैं? क्या आपको लगता है? क्या ऐसे नंबर कॉम्पोजिट नंबर हैं जो प्राइम या प्राइम के पावर्स के प्रोडक्ट नहीं है? इसका आंसर देने से पहले हम पॉजिटिव इंटीजर्स को फैक्टराइज करेंगे। जो हम अभी यहां तक अभी हमने बात की उसका जस्ट अपोजिट करते हैं जरा। कैसे? हम एक फैक्टर ट्री यूज करेंगे, जो आप यहां पर ट्री की तरह देख रहे हैं, पेड़ की तरह, और कोई एक बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लिया 32760, इसको जरा फैक्टराइज करते हैं। 3276 इस तरीके से कर रहे हैं, ये 32760 है आपका, इसको हमने 2 से किया तो क्या आया 16380। ये 2 प्राइम होता है तो यहां 2 लिख दिया, यहां 16380। फिर 2 से करेंगे इसको तो 2 यहां लिख दिया, यहां पर आएगा 8190। फिर 2 से कर दिया, 2 यहां लिख दिया, यहां पर आएगा 4095। ऐसे करते 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 हम यहां तक पहुंच गए 7 और 13। तो ये 2 है, ये 2 2 2 3 5 7 13, ये जितने भी आ रहे हैं यहां से यहां तक, ये आप क्या देख पा रहे हैं? क्या ये प्राइम है? इसका फैक्टर हमारा ये बना, ये है क्या? ये प्रोडक्ट है प्राइम का या प्राइम का पावर का। यानी जैसे ये 2 3 बार है, इसको 2 क्यूब कर दीजिए, 3 2 बार इसको 3 स्क्वायर कर दीजिए। जरा एक और नंबर लेते हैं, ये वाला। अगर आप इसको करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। ये दोनों ही आपके प्राइम है, राइट? तो इससे हमें क्या पता चला? जितने भी कॉम्पोजिट नंबर है, जो भी कॉम्पोजिट नंबर है, उसको हम प्राइम से, प्राइम का मल्टीप्लीकेशन या प्राइम का प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे पावर्स भी क्यों ना हो। देखिए 2 क्यों आया ना यहां पे। इसे ही हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसे भी हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। खासतौर पे इंटीजर्स के लिए बहुत ये इंपॉर्टेंट है। अब जरा इसको हमने इनफॉर्मली तो देख लिया, जरा इसका फॉर्मली बात करते हैं। इन साहब को बहुत याद रखिएगा, गॉस साहब है, काफी जगह इनका रोल है, बहुत ही महान आदमी थे। थ्योरम इस तरीके से है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या उसको फैक्टराइज कर सकते हैं प्राइम के प्रोडक्ट में, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। यह फैक्टराइजेशन बिल्कुल यूनिक होगा अगर आप इसका ऑर्डर देखें तो, क्योंकि 2 into 2 को आप 2 into 2 करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा ये 2 यहां लिया या ये 2 यहां लिया। इस तरीके से अगर हम कार्ल फ्रेडरिक गॉस साहब की बात करें, ये प्रिंस हैं मैथमेटिक्स के, ये प्रिंस है, मैथमेटिशियंस जितने थे उन सबके प्रिंस है। ये इनको माना जाता है कि ये उनमें से एक थे, 3 में से एक ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन थे जो आज तक हुए। आर्किमिडीज, न्यूटन और गॉस, ये 3 आधारशिला थे जो हम आज जानते हैं, जो आज हम समझते हैं।
इन्होंने मैथमेटिक्स के अलावा साइंस में भी बहुत कंट्रीब्यूशन किया है। तो जो फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक का, इसने जो बताया वो अब तक हम समझ गए। जो भी कॉम्पोजिट नंबर है उसको फैक्टराइज करिए यूनिक वे में और आपको वो नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब यह है कोई भी कॉम्पोजिट नंबर का केवल यूनिक तरीका है उसको लिखने का। तो अगर हम देखें 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2। ऑर्डर हमने चेंज किया लेकिन नंबर्स बिल्कुल सेम है। इसका मतलब यह है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है नेचुरल नंबर का वो यूनिक है, ऑर्डर इसके इधर उधर हो सकते हैं। तो कोई भी अगर कॉम्पोजिट नंबर की बात करें एक्स को, तो हम इसको अगर फैक्टराइज करें जैसे P1 P2 Pn के फॉर्म में, तो ये P1 से लेकर Pn तक आपका प्राइम होंगे और इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, जैसे P1 लेस देन इक्वल टू P2 लेस देन, इस तरीके से Pn तक जाएगा। इन्हीं को हम कंबाइन कर दें सेम को, तो हम इसको पावर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे आपको याद होगा 32760 हमने जो अभी ट्री बना के किया, इस 2 इंटू 2 इंटू 2 को हम 2 क्यूब कर सकते हैं, 3 इंटू 3 को हम 3 स्क्वायर कर सकते हैं। तो हम एक बार हमने जब डिसाइड कर लिया कि जो ऑर्डर होगा वो असेंडिंग में होगा, तो जो इसका फैक्टराइजेशन होगा वो बिल्कुल यूनिक होगा, उस जैसा कुछ और नहीं हो सकता। इसके बहुत एप्लीकेशन है इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के। अब हम कुछ एग्जांपल पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। एक नंबर है 4 की घात n, 4 टू द पावर n, जहां पर n आपका नेचुरल नंबर है। आपको यह चेक करना है ऐसी कोई ऐसी वैल्यू है n की जिससे ये 4 टू द पावर n एंड होगा 0 से। यानी 4 टू द पावर n में n ऐसा पता करना है आपको, ये क्या ऐसा है जिससे जो वैल्यू आएगी लास्ट में 0 हो। अगर ये 0 से एंड होती है, इसका उत्तर आप दे रहे हैं, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल होगा। कोई भी वैल्यू जो 0 से, जैसे 20 है, 5 से डिविजिबल होगा ये हम जानते हैं। ये पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि 4 टू द पावर n का मतलब होता है 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होगा 2 टू द पावर 2 है। इसका मतलब यह है कि इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 है केवल। इसका मतलब ये यूनिकनेस जो थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की, गारंटी करती है कि और कोई प्राइम नहीं है इसके फैक्टराइजेशन में, केवल यही है और कोई नहीं। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर आप नहीं निकाल सकते n जिससे 4 टू द पावर n डिवाइड हो जाए 5 से या इसका एंड 0 से हो। तो ये अनप्रूव हो गया, यानी कि हमने बता दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। HCF और LCF हमने काफी बहुत प्रीवियस क्लासेस से भी काफी बार पढ़ चुके हैं। वो भी ये फंडामेंटल थ्योरम ही यूज करते हैं। हमने रियलाइज नहीं किया, लेकिन हम अल्टीमेटली यूज यही कर रहे थे। उसको हम कहते थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते थे। अगर आपको याद करना है, रिकॉल करना है, तो जरा इसको देखिएगा। एलसीएम एचसीएफ निकालना है 6 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। वही चीज जो मैंने अभी बात की, उन शब्दों को आप ध्यान दीजिएगा, कुछ और तरफ ले जा रहा था वो। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम पिछले क्लासेस में ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब ये दोनों ही मेथड एक तरफ आ रहे हैं। कैसे? 6 को आप कैसे लिख सकते हैं? 2 to the power 1, 2 to the 6, तो 2 into 3, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। 20 को कैसे लिख सकते हैं? 4 into 5, 4 को लिख सकते हैं 2 into 2, यानी कि 2 into 2 into 5, यानी 2 square into 5 to the power 1। HCF क्या होता है इनका? आप देखिए 2 होगा। LCM क्या होता है इसका? 2 3 2 3 और ये 2 5, यानी कि 2 into 2, 3 into 5, यानी कि 60। ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अब जो HCF है 6 और 20 का, ये है क्या? ये प्रोडक्ट है जो स्मॉलेस्ट पावर है इनमें ये प्रोडक्ट है स्मॉलेस्ट पावर। कौन सी है? 2 की घात 1 है ना। दोनों में जो कॉमन है 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, ये हम यहां ले लिया। एलसीएम क्या होता है? जो ग्रेटेस्ट पावर है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट। देखिए यहां पर 2 की पावर 1 था, यहां 2 की पावर 2 हो गया, तो हमने ग्रेटेस्ट पावर ले ली इसकी 2 की पावर 2। यहां 3 की पावर 1 है, यहां 3 की पावर 1 है ही नहीं, तो ये ले लिया। यहां पर 5 है नहीं, यहां 5 की पावर 1 है, ये ग्रेटेस्ट है, ये ले लिया। इन तीनों का प्रोडक्ट कर दिया, ये आपका एलसीएम हो गया। कितना आसान हो गया। तो हमने ये देखा कि अगर एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 into 20, ये 6 into 20 ही बनेगा। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए, ए और बी।
HCF अगर आप निकालें, एलसीएम आप निकालें ए और बी का, तो ये ए इंटू बी के बराबर होना चाहिए, राइट। इससे हम क्या है कि अगर हमारे पास एलसीएम है तो हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, एचसीएफ है तो हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं। एचसीएफ 96 और 404 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, एलसीएम निकालना है फिर इसका। तो 96 और 404 को पहले हम प्राइम फैक्टर मेथड में लिखें, यानी कि जो अभी अभी हमने सीखा उस तरीके से लिखें। 96 को आप लिखेंगे 2 की पावर 5 इंटू 3, 404 को लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 101। एचसीएफ क्या होगा, इसकी लीस्ट पावर ले लीजिए, ये होगी 4। दोनों की, जैसे दोनों में 2 2 है, लेकिन इसकी लीस्ट पावर क्या है, यहां 2 की घात 5 है, ज्यादा है, 2 की घात 2 कम है, तो इसको ले लेंगे। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। हमने अभी भी ये एचसीएफ निकाल लिया, एचसीएफ को रख दीजिए यहाँ 4, इससे एलसीएम निकल के आ जाएगा 9696, राइट। अगला है आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है इनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। 6 को 2 इंटू 3 करिए, 72 को 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 120 को 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। इसमें देखिए ये सबसे कम है और 3 की पावर n सबसे कम है, तीनों में 2 और 3 की पावर देखिएगा सबसे कम क्या है, ये 2 और 3 है, तो एचसीएफ क्या होगा 2 इंटू 3 यानी कि 6। हाईएस्ट पावर उठाइए आप 2, 3 और 5 की, हाईएस्ट पावर उठाइए कौन सी कहां है, 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, 360 आएगी। अब यहां पर देखिएगा कि जब ये दोनों वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 72 इंटू 120, ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन नहीं है। इसका मतलब 2 नंबर तक तो ठीक था वो, लेकिन 3 नंबर आप जहां लेंगे तो वह एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगा। 2 का ठीक है, 3 में नहीं होगा। अब हम जरा इरेशनल नंबर पे दोबारा रिविजिट करते हैं और फिर हम बात करेंगे आगे। क्लास 9 में आपने इरेशनल नंबर के बारे में देखा, उसकी प्रॉपर्टीज भी बहुत सारी देखी। आपने ये देखा कि जब उनका एग्जिस्टेंस है, कैसे रैशनल्स और इरेशनल्स दोनों ही रियल नंबर से बनते हैं। आपने ये भी देखा किस तरीके से हम लोकेट करते हैं, जानते हैं इरेशनल को, नंबर लाइन पे हम दिखा सकते हैं। लेकिन हमने ये प्रूव नहीं किया कि वो इरेशनल्स हैं। हमने बताया इरेशनल है, लेकिन प्रूव नहीं किया। हम कोशिश करेंगे इस डिस्कशन में कि √2, √3, √5 जो भी √p है वो इरेशनल है, जहां पर ये p जो अंदर आपको दिख रहा है वो 2, 3, 5 यानी कि प्राइम होना चाहिए। इसको हम जो प्रूफ देंगे वो देंगे वही जो हमने अभी देखा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से। एक नंबर एस देखिए जो इरेशनल है वो तभी इरेशनल है जब उसको p/q फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, जहां पर p और q इंटीजर्स होने चाहिए और q कभी भी 0 नहीं हो सकता। जो आप ऑलरेडी जानते हैं वो यहां एग्जांपल आप देख रहे हैं जो इरेशनल हमने बताए थे पहले क्लास में 9th में, √2, √3, √15, पाई, और ये इस तरीके के नंबर। तो हम इससे पहले कि √2 को हम इरेशनल प्रूव करें, हमारे पास एक थ्योरम होना चाहिए जो डिस्कशन हुआ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे बेस्ड। तो वो इस तरीके से होगा कि मानिए कि p प्राइम नंबर है, यदि p डिवाइड करता है a स्क्वायर को तो p डिवाइड करेगा a को, यदि a कोई भी पॉजिटिव नंबर। तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको देखते हैं। ये जो a हमने माना, मान लीजिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया और हमारा आया p1, p2, pn, इसका मल्टीप्लिकेशन आया। p1, p2 ये सारे प्राइम्स होने चाहिए, डिस्टिंक्ट नहीं हो तो भी चलेगा क्योंकि हमने 2 क्यूब, 3 क्यूब, 3 स्क्वायर ये सब देख लिया। a स्क्वायर क्या होगा, जरा इसका इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि p1 स्क्वायर, p2 स्क्वायर, pn स्क्वायर। अब हमने ये देखा यहां पर कि p डिवाइड करता है a स्क्वायर को, p डिवाइड करता है a स्क्वायर को। तो जो फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक का, इससे पता चलता है कि p a स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है क्योंकि उसको डिवाइड कर रहा है। लेकिन क्योंकि हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की एक यूनिकनेस है, इसका मतलब ये है कि जो प्राइम फैक्टर्स है a स्क्वायर को वो भी यही होंगे। इसका मतलब p इनमें से ही कोई एक होना चाहिए।
और क्योंकि ए हमने ये माना था तो P डिवाइड करता है A को। सो हमने अभी √2 के बारे में जाना कि रैशनल है। अब हम इसको जानने के बाद, ये जो हमने डिस्कशन किया, ये वाला थ्योरम, अब हम तैयार हैं कि √2 को हम इरेशनल प्रूव कर सकें। इसे हम कहेंगे प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। कैसे? √2 इरेशनल है, हम मान के चलते हैं कॉन्ट्ररी कि नहीं साहब, √2 रैशनल नहीं है, √2 रैशनल है। हम एक अगर ये रैशनल है तो हम इसको जरूर इस तरीके से R और S फॉर्म में, जो हमने अभी P और Q फॉर्म में लिखा था, हम इसको जरूर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, √2 = R/S। ये इंटीजर्स हैं और इसको P/Q या R/S फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लीजिए R और S में कॉमन फैक्टर है, एक तो होता ही है सब में, ×1 इसके अलावा भी कोई कॉमन फैक्टर है दोनों में। तो हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे कॉमन फैक्टर से। कैसे? √2 = A/B। A और B आर को प्राइम, यानी कि यहां पर मान लीजिए R इंटू कुछ Z, मान लीजिए ये S × Z, मतलब हम ये कह रहे हैं कि 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है इसमें। तो अब ये R × Z को हम A मान लिया, S × Z को हमने B मान लिया, तो √2 को हम लिख सकते हैं A/B। A और B आके को प्राइम हो गए। इसका मतलब हम A को कैसे लिख सकते हैं, √2B, है ना, A को लिख सकते हैं √2B। दोनों को स्क्वायर कर देते हैं साइड को, 2B² = A²। इसका सीधा मतलब हो गया कि 2 किसको डिवाइड कर रहा है, A² को, है ना, 2 A² को डिवाइड कर रहा है। लेकिन अभी हमने जो थ्योरम देखा, ये 1.3 ये वाला, इसका मतलब ये है, उससे हमने पता किया कि 2 डिवाइड करता है अगर A² को, तो 2 A को भी डिवाइड करेगा। अगर P A² को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब P A को डिवाइड करेगा। इसका मतलब अगर 2 A² को डिवाइड कर रहा है तो 2 A को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब है कि हम A को 2 × C लिख सकते हैं, किसी भी इंटीजर, कोई भी इंटीजर अगर मान लीजिए, यू टेक एनी इंटीजर, तो A को हम लिख सकते हैं 2 × C, क्योंकि A 2 × C हमने लिखा क्योंकि हम कह रहे हैं कि A 2 को डिवाइड कर रहा है, 2 A को डिवाइड कर रहा है, तो 2C A 2C को डिवाइड कर रहा है। C कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 एनी नंबर, एनी इंटीजर। फिर से हम जरा इसको, इस जो हमने अभी लिया A को 2C, यहां पर जरा इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करिए, 2B² हो गया 4C² के बराबर। इसका मतलब 2 को जरा काट दीजिए, ये हो गया B² हो गया 2C² के बराबर। इसका मतलब अब 2B² को भी डिवाइड करने लगा। अब हमने 1.3 में देखा था थ्योरम में कि अगर 2B² को डिवाइड कर रहा है तो 2B को भी डिवाइड करेगा, यानी 2B को डिवाइड कर रहा है ना। इसका मतलब ये है कि A और B कम से कम 2, एटलीस्ट इसमें 2 कॉमन फैक्टर जरूर है। लेकिन इसने तो ये बात कॉन्ट्रडिक्ट कर दी जो हमने शुरुआत में की थी। हमने ये कहा था कि A और B का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, एक के अलावा A और B का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ये कैसे आया, ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे आया? क्योंकि हमारा अजम्पशन था √2 रैशनल है। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन आया, इससे हम प्रूव कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जो √2 आपने रैशनल माना था वो इरैशनल हो गया, वो हमारा इरैशनल हो गया। ठीक, इस तरीके से करें। थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये क्या चीज हो गई, लेकिन एक बार और सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार और करते हैं, ऐसा करते हैं कि आपको और समझ में आए। √3 को जरा इरैशनल प्रूव करते हैं। बिल्कुल सेम तरीका हम अपनाएंगे। हम मान के चलेंगे कि √3 रैशनल है, इरैशनल नहीं है। इसका मतलब हमारे पास इंटीजर A और B जरूर होंगे जो √3 को लिख सकते हैं A/B फॉर्म में। हम मान के चलते हैं A और B में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब हम इनको डिवाइड कर सकते हैं कॉमन फैक्टर से। इसको छोड़िए, अभी A और B को प्राइम हो गए, आप सीधा A को √3 भी लिख दीजिए। A √3 भी हो गया, दोनों को स्क्वायर कर दीजिए। A², अब A² 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब A भी 3 से डिवाइड होगा, यानी कि A को 3C लिख सकते हैं। अब A को 3C जरा फिर से इसमें रख दीजिए, इसका मतलब हो गया 3B² = 9C², यानी B² हो गया 3C²। अब इससे फिर पता चल गया कि B² ये फिर से डिवाइड हो रहा है 3 से, यानी B भी 3 से डिवाइड होगा। A 3 से डिवाइड हो रहा है, B भी 3 से डिवाइड हो रहा है। A और B एटलीस्ट 3 तो है ही इसका कॉमन फैक्टर। लेकिन इसने तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, क्योंकि A और B को प्राइम है, यानी कि उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता।
ये क्यों आया, ये कॉम्प्लेक्सिटी क्यों आई? क्योंकि हमने गलत एज्यूम कर लिया था कि रूट 3 रैशनल है। तो हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि रूट 3 इरैशनल है। आपको याद होगा जो पिछली क्लास थी हमने इसमें बताया था कि जो सम है, एडिशन और डिफरेंस, रैशनल और इरैशनल नंबर का हमेशा इरैशनल होता है, और जो प्रोडक्ट और क्वोशिएंट होता है नॉन जीरो रैशनल और इरैशनल नंबर का, वो भी इरैशनल होता है। इसको जरा देखते हैं। हम क्या कर रहे हैं, 5 माइनस रूट 3 कर रहे हैं। हम ये शो करना चाहते हैं, जो भी हमने 9th में देखा था, कि ये अगर एक इरैशनल आ गया तो ये पूरा का पूरा जो डिफरेंस है वो इरैशनल बन जाएगा। फिर से हम मान के चलते कि नहीं साहब, ऐसा नहीं है, हम ये रैशनल मानते हैं। हम आपकी बात नहीं समझते, हम बात कहते हैं कि हम अपना हमारा एक आइडिया है कि नहीं, 5 माइनस रूट 3 रैशनल है। इसका मतलब हमारे पास को प्राइम होंगे ए और बी, जो हम ए बाई बी फॉर्म में रख सकते हैं। इसको रखिए जरा, 5 माइनस ए बाई बी इक्वल टू रूट 3। ए बाई बी को इधर ले आए, रूट 3 को इधर ले आए। इसको जरा रीअरेंज करेंगे तो इस तरीके से आएगा रूट 3 5b माइनस बी बाई बी। क्योंकि ए और बी इंटीजर्स है, ए और बी इंटीजर्स है, तो 5 माइनस ए बाई बी ये रैशनल होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब रूट 3 भी, आप ये अगर रैशनल है और ये दोनों इक्वेशन का इक्वेट साइन है, अगर आप कहेंगे ये x इक्वल टू 2 तो इसका मतलब x भी 2 होना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं 5 माइनस ए बाई बी ये रैशनल है, तो रूट 3 भी रैशनल होना चाहिए। लेकिन हम तो जानते हैं कि रूट 3 रैशनल है। ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है इस फैक्टर को कि रूट 3 रैशनल है। ये कॉन्ट्रडिक्शन किस लिए आया? क्योंकि हम ये मान के बैठे थे कि 5 माइनस रूट 3 रैशनल होता है, जबकि वो इरैशनल है। इसी तरीके से एक और लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन का ले लेते हैं, 3 इंटू रूट 2। हम मान के चलते हैं कि नहीं साहब, आप जो बोल रहे हैं वो गलत है, ये रैशनल नहीं है, हम रैशनल मान के चलते हैं। इसका मतलब हम को प्राइम ए और बी लेके चलेंगे, रूट 3 रूट 2 को हम ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। रीअरेंज करिए, रूट 2 को यहां रहने दीजिए, 3 को यहां ले जाइए। अब क्योंकि ये 3, ये आपको 3 दिख रहा है, ए और बी ये सारे इंटीजर्स माने हमने, क्योंकि ये तीनों इंटीजर्स है, तो ये a बाय 3b कोई भी नंबर हो इंटीजर्स, ये रैशनल ही देगा। इसका मतलब रूट 2, क्योंकि दोनों इक्वेशन में इक्वेट कर रहे हैं, ये अगर रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा। इसने तो कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया रूट 2 को। हम जानते हैं कि रूट 2 रैशनल होता है। ये प्रॉब्लम क्यों निकली? क्योंकि आपने इसको रैशनल माना था, जो कि आपने गलत माना था। ये कंक्लूड करते हैं। हमने 2 चीज देख ली है अभी तक, और अब हमने रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स और देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, इसके बारे में बात करना है। तो क्लास 9th में हमने ऑलरेडी देखा है और पढ़ा है, रैशनल नंबर्स या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, उसमें उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है, या आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है। तो जो रैशनल नंबर है पी बाई क्यू, इसको हम इस सेक्शन में देखने वाले हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कब ये पी बाई क्यू टर्मिनेटिंग होता है, कब नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग होता है। कुछ एग्जाम्पल लेंगे हम। मान लीजिए ये 0.375 है, या और नंबर है ये 0.104 है। इन सबको हम 10 की पावर में लिखते हैं, क्योंकि ये सब पॉइंट आगे हैं, जिसमें हम 10 की पावर से डिवाइड करते हैं ताकि हम इसको नॉर्मल नंबर कर सके, डेसिमल वाला नहीं। ये सारे के सारे नंबर अभी जो हमने देखे चारों, वो हम आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं रैशनल नंबर्स, जिनका डिनोमिनेटर्स आपने देखा 10 की पावर में है। कुछ कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए है। अब जब हम ये लिख लें तो क्या इसमें आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा है? जब हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, जैसे ये है 3/2 क्यूब, ये 13/5 टू द पावर 3, इस तरीके से है। हमने किया क्या? अगर हम पैटर्न की बात करें, हमने एक रियल नंबर लिया, ये जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है या खत्म हो जाता है, दे ऑल एंड, सारे के सारे पी बाई क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहां पर पी और क्यू ये दोनों के दोनों को प्राइम है, और जो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन है इसका, या तो इसकी पावर
2 में आ रही है, या इसकी पावर 5 में आ रही है, या 2 और 5 दोनों है। अब ये बनी बात भी थी। अब बोलेंगे ये 5 और 2 में क्या बात है, क्योंकि आपने 10 लिया है। 10 क्या होता है, 2 into 5, तो 2 और 5 ही तो आएगा। बिल्कुल सही। अभी हमने क्या 4 एग्जाम्पल लिए, लेकिन इससे हमने एक चीज देखी कि जो रियल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन खत्म होता है, टर्मिनेट होता है, उसको हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसका डिनोमिनेटर 10 की घात होगा, 10 की पावर होगा, और जो प्राइम फैक्टर्स है 10 के वो केवल 2 और 5 है। अगर आप कैंसिल आउट करना चाहें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो हम ये देखते हैं जो रियल नंबर है वो एक रैशनल नंबर दिखता है p/q फॉर्म का, जहां पर जो q है वो 2 to the power n और 5 to the power ले सकते हैं कोई m, या n और m दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। अब जो हमने थोड़ा सा एग्जांपल लेके देखा, इसको फॉर्मली अगर कहा जाए तो अगर कोई रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है, तो इसको x को हम लिख सकते हैं p/q फॉर्म में। p और q दोनों को प्राइम होने चाहिए, और जो प्राइम फैक्टराइजेशन है q का वो 2 to the power n 5 to the power m के फॉर्म में होना चाहिए, जहां n और m दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। अब इसमें एक बड़ी सोच की बात है, यदि हमारे पास रैशनल नंबर है p/q फॉर्म का, और जो प्राइम फैक्टराइजेशन है q का वो इस फॉर्म में है, तो क्या p/q हम कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है? क्या हम उल्टा कह सकते हैं इसको? हम ये कहना चाहते हैं कि ये बिल्कुल सही है। क्यों? आप ये मानेंगे कि कोई भी रैशनल नंबर a/b फॉर्म में अगर आप लिखते हैं, जहां पर b 10 की घात है या 10 की पावर में है, वो टर्मिनेट होगी। तो क्यों ना इस तरीके से किया जाए कि जो इस रैशनल नंबर है इस फॉर्म का, जहां पर q इस फॉर्म में है, इसको एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर इस फॉर्म में किया जाए, जहां पर ये पावर 10 की हो। अब जरा हम अपने उन्हीं एग्जाम्पल में जाते हैं और पीछे से शुरू करते हैं, बैकवर्ड शुरू करते हैं। 3/8 लीजिए, 8 को 2 क्यूब लिखिए, दोनों को 5 की घात 3 और 5 की घात 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि हमको नीचे वाला 10 बनाना, क्योंकि 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर 3 से करेंगे, और यही आपको ऊपर करना पड़ेगा। ये आ गया 0.375। बाकी सब भी इसी तरीके से करेंगे। ये एग्जांपल हमें बताते हैं कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक रैशनल नंबर को जो p/q फॉर्म में है, जहां पर q इस तरीके से है, एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर a/b फॉर्म में। इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे, इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे, जहां पर b ऑफ कोर्स 10 की पावर होगी। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन है रैशनल नंबर का वो टर्मिनेट हो रहा है। फिर से जरा फॉर्मली इसके बारे में बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, ये बड़े इंपॉर्टेंट निष्कर्ष पे ले जाएगी हमें। अगर x है p/q फॉर्म में, ये हम कह रहे हैं कि रैशनल नंबर है जिसका q प्राइम फैक्टराइजेशन q का 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म में है। n और m दोनों ही नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो हम कह सकते हैं x का ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है जो टर्मिनेट होता है। अब हम तैयार हैं रैशनल नंबर की तरफ जाने में जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है। अब तैयार हैं हम लोग। हम एक काम करते हैं, क्लास 9 के बारे में अगर हम बात करें, तो अगर क्लास 9 में चैप्टर 1 में एग्जाम्पल 5 देखा जाए, 1/7 अगर आपको याद ना हो तो, रिमाइंडर 3, 2, 6, 5 इस तरीके से आए अगर डिवाइजर 7 हो तो। फिर से इसको देखिए, अगर इसको 7, एक एग्जांपल लीजिए कि मैं अगर 7 को इस तरीके से 1 को 7 से डिवाइड करूं, तो हम 1 को नहीं कर सकते, तो 0 लेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 7 एकम 7, 3 बचा, फिर 0 लेंगे क्योंकि पॉइंट लग चुका है, 28, 7 चौके 28। तो इस तरीके से ये बनेगा।
ये बन रहा है, ये इस तरीके से कुछ बनेगा। यहां पर जो डिनोमिनेटर है 7, ये 2 to the power n 5 to the power m पावर में तो नहीं है। तो अभी जो हमने 1.6 और 1.5 थ्योरम पढ़ा, हम जानते हैं कि 1/7 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसका नहीं होगा। इसका मतलब कभी भी आपका जीरो रिमाइंडर नहीं आएगा, रिमाइंडर रिपीट होता रहेगा एक स्टेज के बाद। ओके, देखिए ये 30 आ गया, यहां पर भी फिर 30 आ गया, फिर ये कहानी यहां से यहां तक दोबारा चलेगी। मतलब इतनी कहानी यहां पर दोबारा यहां पर लिख दीजिए, फिर 30 आएगा, चलती रहेगी। तो ये 142857 यहां तक जो डिजिट है ये बार बार रिपीट होंगे इसके क्वेश्चन में। तो 1/7 ये बिल्कुल सत्य है किसी भी रैशनल नंबर के लिए, लेकिन अभी इस थ्योरम में हमने इसको नहीं दिखा। इस नंबर के लिए हम थ्योरम 1.7 बताते हैं कि यदि x है p/q फॉर्म में और ये एक रैशनल नंबर है, ऐसा कि जो q है डिनोमिनेटर वो इस फॉर्म में फैक्टराइजेशन इसका नहीं आ पा रहा है, नहीं आता है, तो n और m जहां पर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो x है, ये जो नंबर आप देख पा रहे हैं, वेरिएबल नंबर मान सकते हैं कोई, जो p/q फॉर्म में है और हम रैशनल कह रहे हैं उसको, तो जरूर इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि खत्म नहीं होगा, रिपीटिंग होगा यानी कि रिकरिंग होगा, यानी कि एक नंबर बार बार आता रहेगा और कभी भी खत्म नहीं होगा। इस सारे डिस्कशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है किसी भी रैशनल नंबर का, वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या रिकरिंग होगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो हमने जो भी देखा इसको जरा समराइज किया जाए। हमने सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा देखा। इसका मतलब ये है, यदि आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स है a और b, तो कोई ना कोई आपके पास q और r होल नंबर्स होंगे जो इस इक्वेशन में रखे जा सकते हैं, a = bq + r, जहां पर ये r इस b से कम होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। लेमा के बाद हम आए एल्गोरिथम में, ये इसी लेमा पे ही बेस्ड है। इसमें यह कहा गया कि जो HCF है किसी दो पॉजिटिव इंटीजर a और b का, जहां पर a b से बड़ा है, उसको कैसे निकाला जाता है, उसको हम इस डिवीजन लेमा से निकालेंगे। यानी हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, q और r निकालना है हमें, a = bq + r फॉर्म में। अगर r 0 है तो आप कहेंगे हाँ साहब b हमें HCF मिल गया। यदि r 0 नहीं है तो हम फिर से इस b और r पे दोबारा लगाएंगे। ये तब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। इसका मतलब लास्ट में आपको ये HCF मिलेगा। ध्यान रखिएगा, a और b और r का HCF दोनों को समान होगा। इसके बाद हमने देखा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें बहुत सालों से हम ये करते चले आ रहे हैं, काफी क्लासेस में हमने फैक्टराइजेशन किया। जो भी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिखा सकते हैं। ये फैक्टराइजेशन यूनिक है और इसका ऑर्डर बस चेंज हो सकता है। ये भी देखा हमने कि यदि p प्राइम है और p a² को डिवाइड करता है, तो p a को भी डिवाइड करेगा, या p q को डिवाइड करेगा, जहां p ये a है, p a को भी डिवाइड करेगा जहां पर a पॉजिटिव इंटीजर है। हमने √2 और √3 को इरेशनल प्रूव किया। इसके अलावा हमने ये भी देखा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है, जो भी हमने डिस्कशन किया। अगर q इस फॉर्म में लिखा जा सकता है 2 to the power n and 5 to the power m फॉर्म में, तो हम कहेंगे कि हाँ ये टर्मिनेटिंग है। अगर p/q फॉर्म में हमने लिखा, q इस फॉर्म में नहीं आ पा रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ये रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर 3 नंबर आप ले रहे हैं तो HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर ये 3 नंबर आपको मिलते हैं तो आप ये डिस्कशन कर सकते हैं, यानी कि LCM 3 का HCF 2 का HCF 2 का HCF 2 का HCF 3 का PQR को मल्टीप्लाई करें, ऐसे मिलेगा। अब इस LCM को इधर ले जाइए, LCM निकालना है तो LCM अगर HCF निकालना है तो LCM दोनों का निकालिए, पहले 2 का, फिर दूसरे तीसरे का, फिर पहले तीसरे का, और आप तीनों को मल्टीप्लाई करके इसका LCM लिख दीजिए, आप तीनों का, ये आप निकाल सकते हैं। तो ये बात हुई पहले चैप्टर की रियल नंबर्स। बहुत शुक्रिया।
बहुत मेहरबानी आप सभी की।